दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। आज के शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें जो ईरान से भी आ रही हैं और इसराइल से भी। दोनों तरफ तबाही है, दोनों तरफ धुआं है और दोनों तरफ से जवाबी वार जारी है। हम बात करेंगे उन ताज़ा हमलों की जिनमें ईरान ने इसराइल को हिलाकर रख दिया और उन स्ट्राइक्स की भी जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर गहराई तक वार किए। इसके साथ ही आपको ले चलेंगे गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, जहां हालात और भी ज्यादा दर्दनाक हैं, जहां आम लोग इस जंग का सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स भी आज आपको समझ आ जाएगी। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन पीछे हट रहा है और कौन इस आग को और ज्यादा भड़का रहा है। साथ ही ईरान की तरफ से उम्मते मुस्लिमा और फलस्तीन के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है वो भी आपको सुनाएंगे। वो सुनिएगा, बड़ा अहम है। इस जंग के नैरेटिव को वो पैगाम बदल सकता है। और हाँ, सीरिया में शराब को लेकर बवाल क्यों हो गया ये भी आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक बहुत अहम खबर है सर। चूल्हे हिल गई हैं सुपर पावर की। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आज की हर खबर, हर तस्वीर इस जंग की असली कहानी खोलने वाली है। सबसे पहले ईरान में जारी जंग के तीसरे हफ्ते में आई ये अंदर की खबर सुन लीजिए, जहां सुपर पावर की ताकत पर ही सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स के जो वॉरशिप और ख़ास तौर पर बुर्के क्लास डिस्ट्रॉयर इस जंग में लगे हुए हैं, उनके गोला बारूद में कमी आने लगी है। खुराक ग़िज़ा कम होने लगी है उनकी बंदूकों की, तोपों की, लॉन्चर्स की। बताया जा रहा है कि कई डिस्ट्रॉयर अपने मिसाइल स्टॉक्स काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर चुके हैं और अब उन्हें फिर से लोड करने के लिए बेस पर, नेवी के बेस पर लौटना पड़ सकता है। इसी बीच साइप्रस के पास एक अमेरिकी सबमरीन से क्रूज मिसाइल लॉन्च होने की तस्वीरों ने ये शक और मजबूत कर दिया है कि डिस्ट्रॉयर की मारक क्षमता घट रही है, यानी उसकी कुव्वत, उसकी रेंज घट रही है। अब ज़रा इसका मतलब समझिए। अगर जंग के सिर्फ 3 हफ्ते में ही मिसाइलें कम पड़ने लगें तो ये साफ इशारा है कि लड़ाई उम्मीद से कहीं ज़्यादा भारी पड़ रही है। दूसरी बात, समंदर में मिसाइल रीलोड नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जैसे ही जहाज़ बेस पर लौटेंगे, जंग की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाएगी। जब मशीनरी नहीं रहेगी जंग लड़ने वाली तो धीमी हो जाएगी। यही वो पॉइंट है जहां या तो सीज़फायर की बात उठती है या फिर हमले हल्के करके जंग को लंबा खींचा जाता है। यानी अब सवाल सीधा है, क्या अमेरिका की ताकत इस जंग में थकने लगी है या ये सिर्फ एक टैक्टिकल ब्रेक है किसी और बड़े हमले से पहले का? आगे बढ़ते हैं, सवाल यहीं छोड़ते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने आज मंडे को, पीर को, एक सरकारी बयान जारी कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा, दहशतगर्द और बच्चों का कातिल करार दिया है। IRGC ने उन इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान पड़ोसी मुल्कों के डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाकर आम लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। IRGC के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद सिर्फ डेटरेंट बैलेंस यानी एक ऐसा फौजी तवाज़ुन पैदा करना है जिससे दुश्मन हमला करने की हिम्मत ही ना कर सके। बयान के मुताबिक ईरान किसी भी हमले का जवाब उसी हमले के लेवल पर देने की पूरी तरह तैयार है ताकि इलाके में उसकी ताकत का दबदबा कायम रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि ईरान इस खित्ते में, इस रीजन के पानी साफ करने वाले प्लांट्स को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे ईरान ने अब एक प्रोपेगेंडा बताया है। कहा है ट्रंप बहुत झूठा है। अब एक पैगाम सुन लीजिए। जंग के दरमियान ईरानी फौज ने फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत का अहद किया है और तमाम फ़लस्तीनियों से ये भी कहा है कि हमारी जंग आपकी जंग है। 22 मार्च की देर रात आए इस बयान को ध्यान से सुनिए। खात्मा अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बेहद ज़ोरदार पैगाम जारी करते हुए फ़लस्तीन और पूरी मुस्लिम उम्मत के साथ अपनी भाईचारे और हिमायत का यकीन दिलाया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अरबी ज़ुबान में खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की जद्दोजहद ईरानी आवाम के ज़मीर में इस्लामी इनकलाब के पहले दिन से ही रची बसी है। उन्होंने साफ कर दिया कि जारी जंग में ईरान की फ़ौजी कार्रवाई सिर्फ अपने बचाव
یا اپنے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دبے کچلے لوگوں اور فلسطینی عوام کی حفاظت کرنے کا ایک اہم فریضہ ہے، ایک خاص ڈیوٹی ہے۔ کرنل ذوالفقاری نے فلسطینیوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ اس جنگ کے میدان میں اکیلے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک ایسے وعدے پر جو کبھی نہیں بدلے گا اور ایک ایسے سٹینڈ پر جو کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اس پیغام میں فلسطین کو حق اور انصاف کا پرچم بتایا گیا اور زور دیا گیا کہ یہ کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری امت کا، پوری مسلم امت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ایرانی ملٹری ہیڈ کوارٹر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تب تک فلسطین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے جب تک یہ سرزمین اپنے اصلی مالکوں کو واپس نہیں مل جاتی اور پوری طرح آزاد نہیں ہو جاتی۔ ایک بیحد اہم بیان تھا۔ دوستوں، میں انگلش اور اردو کے لفظ اور ہندی کے لفظ مکس کر کے اس لیے بولتا ہوں کہ آج کے جو بچے ہیں ان کے ذہنوں سے، ان کے بستوں سے اردو کو مٹایا جا رہا ہے۔ میں اردو کا کوئی ماہر نہیں، میں نے تو اردو کہیں سیکھی بھی نہیں، بس تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت میں پہنچا دوں اس نئی نسل تک، اور تھوڑی وہ خود جاننا چاہیں گے تو پڑھ لیں گے۔ اس لیے میں 2-3 زبانیں استعمال کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ خاص لفظ پر، تاکہ جیسے اسپوکس پرسن، ترجمان، پروکتا، تاکہ بچوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اس زبان میں اسے کیا کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیے۔ خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ لبنان کی کچھ خبریں ہیں اور پھر ایران اور اسرائیل کی تصویریں ہیں جو حملے ہوئے ہیں ان کی۔ حزب اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی آرمی کے خلاف 63 ملٹری آپریشنز کنڈکٹ کیے ہیں۔ 63 بار حملوں کو، الگ الگ طرح کے حملوں کو انجام دیا گیا ہے، یہ حزب اللہ نے کہا ہے۔ لیکن اسی زمین سے ایک اور خبر آتی ہے۔ لبنان کے پرائم منسٹر نواف سلام نے سیدھے ایران پر الزام ڈالا ہے کہ اس کی وجہ سے لبنان میں بربادی ہو رہی ہے، لبنان اس جنگ میں ملوث ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کی حمایت میں حزب اللہ نے آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد راکٹس داغے اسرائیل کے اوپر، جس کے بعد اسرائیل نے ایک کھلی جنگ چھیڑ دی اور وہ اب لبنان میں بیروت اور دوسرے علاقوں سمیت بھاری جگہ تباہی مچا رہا ہے۔ نواف سلام کا یہ بیان تب آیا ہے جب کل شام ہم نے آپ کو تصویر دکھائی کہ ایک اہم پل کو اسرائیلی فوج نے اڑا دیا۔ یہ پل کئی قصبوں کو، شہروں کو جوڑتا تھا، لیکن اب لبنان کے، تو اب وہ علاقے ایک دوسرے کے کانٹیکٹ سے کٹ گئے۔ نواف سلام کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ نے ہمارے ملک کو جنگ میں دھکیل دیا ہے اور یہ سب کچھ IRGC کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل سے بھی اس معاملے میں خبر ہے۔ اسرائیل ول ایکسپینڈ گراؤنڈ آپریشنز ان لیبنان اگینسٹ حزب اللہ، آرمی چیف سیز۔ اسرائیل کا آرمی چیف ایال زامر یہ کہہ رہا ہے، باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان کی زمین پر اپنے آپریشنز کا دائرہ بڑھانے جا رہی ہے تاکہ حزب اللہ کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ تو یہاں پر حزب اللہ کے بھی وجود کی لڑائی ہے اور حزب اللہ ایران کے لیے اس جنگ میں کودا ہے۔ اگر کوئی سیز فائر ہوتا ہے تو ایران، حزب اللہ، ہوتھی اور عراقی ریزسٹنس ان سب کا مدعا ضرور ساتھ میں رکھے گا، وہ اکیلے سیز فائر نہیں کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کئی ہفتوں کی پلاننگ کر رہا ہے ہورموز کو واپس کھلوانے کے لیے، ہورموز اسٹریٹ کو واپس سمندری راستے کو کھلوانے کے لیے، وہاں سے جہازوں کی آواجاہی کنفرم کرنے کے لیے کئی ہفتے لمبے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی کہ اسے پتہ ہے کہ یہ ایک بار کے ملٹری ایکشن میں نہیں ہو سکتا۔ جنگ کے دوران ایمفیبیس فوج آنے کی باتیں آ رہی ہیں سامنے، ایک اور کئی ہزار کمانڈوز جو ہیں امریکہ کی چل بھی دیے ہیں اس راستے کے لیے، جہازوں پر تعینات ہیں وہ۔ اور اگر وہ ایمفیبین فوج اپنے ایمفیبین وہیکلز لے کر جو سمندر اور زمین دونوں پر چل سکتے ہیں اور وہ فوج دونوں جگہ اٹیک کر سکتی ہے، ڈیلٹا فورس کی طرح وہ خطرناک فوج ہے، اگر اس نے آپریشن شروع بھی کر دیا
तो कई हफ्ते लग जाएंगे, ये मानना खुद अमेरिका का है। यानी एक बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये चाहते हैं कि वॉर क्राइम का मुलजिम बेंजामिन नेतन्याहू साफ सुथरा हो जाए, एक मुल्क की एक पार्टी की तरह जिसमें कोई भी जाता है, ज्वाइन करता है तो पाक साफ हो जाता है। आपको पता होगा, भले उसके ऊपर उसी पार्टी के लोग पहले कितनी गालियां और तोहमत लगाते रहों करप्शन की, और कितनी एजेंसियां उसके ऊपर छापे मारती रहती हों, लेकिन उसी पार्टी को जब वो बंदा ज्वाइन करता है तो पाक साफ हो जाता है। वैसी ट्रंप की ख्वाहिश या मंशा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे दूध का धुला निकल आए जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। तो उसके लिए वो उसके ऊपर जो करप्शन के और बाकी जो केसेस हैं, उसके लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट इसराइल के प्रेसिडेंट से ये चाहता है कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को माफ़ कर दे। बताइए, एक मुल्क का प्रेसिडेंट दूसरे मुल्क के मामले में दखल दे रहा है, तो क्या है, वो माफ़ नहीं कर रहा है। हर्जोग जो है इसराइली प्रेसिडेंट, वो दबाव में नहीं आ रहा ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रेसिडेंट हर्जोग को कहा है कि वीक है, पैथेटिक है, मतलब कमज़ोर है वो बंदा और पैथेटिक है, क्योंकि वो पार्डन नहीं कर रहा है नेतन्याहू को, माफ़ नहीं कर रहा है नेतन्याहू। मतलब इनकी बात ये है, चचा हुजूर, जी जी चचा, इनकी बात मान लो, जी चचा, अभी अभी करते हैं, नहीं माने तो पागल। नेटो अपने वॉरशिप नहीं भेज रहा है तो वो डरपोक बुज़दिल। अरे जंग का जुनून तुम्हारी खोपड़ी सवार है, तुम्हारी खोपड़ी सबकी खोपड़ी में नहीं बसती ना यार। एक बड़ी खबर आई जो जंग की खबरों में पीछे रह गई, इसलिए मैं आपको नज़ारों से पहले ये बता रहा हूँ। एक्सक्लूसिव खबर है मिडिल ईस्ट आई में कि करीम खान, जिन्होंने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बनाने की ठान ली है, जो केस लड़ रहे हैं उसके खिलाफ आईसीसी में, करीम खान पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के जो है वो इल्ज़ामात लगे कि भाई सबसे वकील और जज को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगा दिए जाएं। वो सारे इल्ज़ामात झूठे पाए गए हैं। आईसीसी के या बड़े जजेस ने आईसीजे के ये पाया है कि करीम खान के ऊपर जो सेक्शुअल मिसकंडक्ट के केस थे वो झूठे थे। अब वो पाक साफ हैं और फिर पूरी ताकत से नेतन्याहू के खिलाफ लड़ेंगे। सीरिया में शराब को लेकर बवाल हो गया। बशर अल असद के ज़माने से सीरिया के हर इलाके में और दमिश्क में ख़ास तौर से शराब की इजाज़त थी, पीने की, बिकने की भी। अहमद अल शरा की हुकूमत ने अभी क्या किया कि 22 मार्च में कुछ इलाकों में और बार्स होटल्स में शराब पर पाबंदी लगा दी। 2-3 ईसाई मेजॉरिटी वाले इलाकों को छोड़ दिया कि भैया तुम लोग पीते हो तो पी लो, हर जगह नहीं बिकेगी। उसके बाद क्या हुए, ईसाई समुदाय के, ईसाई रिलीजन के लोग जो थे वो सड़कों पर उतर आए, बार वाले भी उतर आए, सारे लोग खड़े हो गए अहमद अल शरा के इस फैसले के ख़िलाफ़। और उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत को फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो ये शराब के इतने शौकीन हैं और अहमद अल शरा ने इनकी नकेल कसने की कोशिश की, तो डेमोक्रेसी जो लाए हैं उस डेमोक्रेसी में उन्हें प्रेशर में आना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। शराब के लिए चच्चा चच्ची सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे। उम्र देखेंगे आप फोटो तो यही है। हम चलते हैं फ़लस्तीनी गांवों में क्या हो रहा है। उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट या आतंकवादी किस्म के जो सेटलर्स हैं वो फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा रहे हैं और ये हैं उसके नज़ारे। बदनुमा, दहशत भरे नज़ारे हैं ये। और यहाँ एक औरत खड़ी हुई अपना जला हुआ घर देख रही है, कितनी मायूस होगी। और उसकी उम्र से लगता है कि उसकी उम्र इसराइल की पैदाइश से पहले की है। उसकी पैदाइश, सारे बूढ़े बाड़े लोग अपने घर देखने आए हैं, सब कुछ जला दिया है इन सेटलर्स ने जो ये बाहर से आए और फ़लस्तीन के असली मालिकों के घरों और ज़मीनों को कब्ज़ा कर अपनी बस्तियां बनाई। और अब जो उनके हिस्सों में घर बचे भी हैं उन्हें भी ये जलाकर तबाह कर देना चाहते हैं ताकि वो इस इलाके को और इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं। लेकिन बेवकूफ़ है, उन्हें पता नहीं ये कौम जाने वाली नहीं है। अपने भूत के डर से घर थोड़ी ना छोड़ा जाता है, भूत को भगाया जाता है ना। गज़ा में एक रेस्टोरेंट है, बहुत से लोग कहेंगे रेस्टोरेंट, हाँ, ईद के मौके पर एक रेस्टोरेंट सजा जो बच गया था बमबारी में। वहाँ पर चारों तरफ बर्बादी है लेकिन
वो एक रेस्टोरेंट बचा था, उसमें बहुत से लोग इकट्ठा थे। उसके ऊपर जो मंजिल थी वहाँ पर इसराइली ड्रोन से हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए हैं। जिस वक्त इम्पैक्ट हुआ उस बॉम्बिंग का मैंने अंदर के भी नज़ारे देखे, वो नहीं दिखाऊंगा। बाहर रोड पर कोई वीडियो बना रहा था, तब वहाँ पर बॉम्बिंग हुई और उसके बाद लोग भागने लगे। ये अल्ताज रेस्टोरेंट है, अल यमूक स्ट्रीट करके कुछ है गज़ा में, वहाँ पर, और ये हमला वहीं पर हुआ है। तो गज़ा में हमले जारी हैं। वेस्ट बैंक की एक और तस्वीर है देर अल हताब की, वहाँ पर सेटलर्स ने आग लगाई है और ये भी तस्वीरें 23 मार्च को सामने आई हैं। इसराइल के जो कब्ज़े वाले इलाके हैं वहाँ पर लगातार सेटलर्स का जुल्म बरकरार है और लोग जो हैं उनके ये सेटलर्स जो हैं फ़लस्तीनियों के घरों में आग लगा रहे हैं। मैंने जो पहली तस्वीर आपको दिखाई थी, वो जो बूढ़ी औरत अपने घर देख रही थी, वो जैनिन की तस्वीर थी। अभी आपको इसराइल की तस्वीरें दिखाते हैं। ये ईरान की मिसाइलों का इम्पैक्ट है। गाड़ियाँ टूट गई हैं, कुछ सीमेंटेड स्ट्रक्चर वगैरह टूटा फूटा नीचे पड़ा हुआ है। और एक और तस्वीर है जो ये बताती है कि ये नुकसान हो रहे हैं इसराइल में। गान यावने एक इलाका है जहाँ पर देर रात जो हमले हुए उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ घर की दीवारें वगैरह टूट गई हैं। लेकिन ईरान में जो हमले हुए हैं वो बहुत 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 हैवी हैं। आप जो गुबार उड़ रहा है धुओं का इधर से उधर तक, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हैवी एयर स्ट्राइक्स अमेरिका और इसराइल ने आज सुबह से की हैं। ये करीबन दोपहर 12 बजे के करीब तस्वीरें सामने आई हैं 23 मार्च को, और अभी इनकी कई डिटेल्स आनी बाकी हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसा कि टारगेटेड किलिंग की धमकी नेतन्याहू की तरफ से दी गई थी। आज कुछ टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं, उनमें क्या और किन लीडर्स का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है वो डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। और तेहरान में भी अगर आप देखेंगे तो इस दर्जे की ये तबाही साफ नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल तेहरान में अब ये सारे लोग रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं, बिल्डिंग पूरी तबाह है और ये जो है उतारे जा रहे हैं, कुछ लोगों को पूरा कार्डन ऑफ कर दिया गया है। तो यही पूरे में नज़ारे हैं। सऊदी अरब से भी एक खबर है। सऊदी अरब ने आज 2 मिसाइलों को डिटेक्ट किया है, उन्हें इंटरसेप्ट किया है और ये मिसाइलें रियाद प्रोविंस में गिरने जा रही थी। सऊदी अरब का कहना है हमने इन्हें हवा में ही मार कर गिरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं बाहर हूँ, कुछ काम है, कुछ ख़ास काम है और वीडियो कम हो सकते हैं, लेकिन जब आएंगे ज़रा डिटेल के साथ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।